हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं अनुराग सिंह। आइए आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो लोकसभा से संबंधित प्रश्न हैं और ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी रूप में प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। या ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा हो या अन्य जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ामों में ये अनिवार्य रूप से किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का 25 प्रश्नों के क्विज में पहला प्रश्न। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग पेन और कॉपी लेके भी बैठें। जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएं उनको आप नोट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन बुलाया जाना अनिवार्य है। जो कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने अधिवेशन बुलाया जाना अनिवार्य है। आइए देखते हैं। एक वर्ष में एक अधिवेशन, दो अधिवेशन, तीन अधिवेशन या चार अधिवेशन। तो संविधान में कहा गया है कि एक वर्ष में कम से कम लोकसभा के दो अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात दो अधिवेशन। एक वर्ष में दो अधिवेशन। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी आधार पे आपने देखा होगा कि जो सत्र हैं, अधिवेशन मीन्स सत्र, तो जो लोकसभा में सत्र हैं वो तीन प्रकार के संसद के सत्र चलते हैं। आपको पता ही है, एक होता है शीतकालीन सत्र, एक होता है ग्रीष्मकालीन सत्र और एक होता है बजट सत्र। ठीक है, आगे आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आईएएस वाले एग्जाम में भी एक बार आया था और उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेड क्वेश्चन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति मीन्स कोरम यानी वह संख्या जो कि संसद को चलाने के लिए अनिवार्य है। कम से कम वह संख्या जो संसद को चलाने के लिए अनिवार्य है कितनी है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या क्या है। कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/4 भाग या कुल सदस्य संख्या का 1/6वां भाग। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होगा तभी संसद चलेगी। ठीक है, नहीं, यदि इतने संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो सदन चलाया नहीं जाएगा, सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं थर्ड प्रश्न। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। वर्तमान में भी हमारे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई। हाईएस्ट अधिकतर कितनी है। 530, 545, 550 या 555 सदस्य। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो वर्तमान में जो हमारे लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं सी, अर्थात 550 सदस्य हाईएस्ट हो सकते हैं। कितने, सी आंसर है इसका, 550 सदस्य। ठीक है, आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है लोकसभा की बैठक किस विधि से समाप्त की जा सकती है। यानी वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। स्थगन द्वारा यस, सत्रावसान द्वारा यस, विघटन द्वारा यस, उपयुक्त सभी यस। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि लोकसभा की बैठक को तीनों प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। ठीक है, देखिए विघटन का मतलब है कि लोकसभा भंग कर दी गई, यानी लोकसभा का जो है कार्यकाल पूरा हो गया तब विघटित हो जाती है, या फिर उससे पहले ही कोई जो लोकसभा में नेता होता है वो किसी कारण से त्यागपत्र दे दे। तो ये दो तीन माध्यम है जिनके माध्यम से विघटन हो सकता है। सत्रावसान का मतलब है सत्र जो चल रहा है वो समाप्त हो जाना, और स्थगन का मतलब है कि जो सत्र चल रहा है उस दिन की कार्यवाही को किसी कारण से स्थगित कर देना या बाधित कर देना, रोक देना, कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देना, ये स्थगन का मतलब हो गया। इसका मतलब है लोकसभा की बैठक किस विधि से समाप्त की जा सकती है, सारे तीनों विधि से। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक भी करते चलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं जो आप लोगों को न सिर्फ जानकारी दे बल्कि आपके एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध हों।
तो आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? यदि आपातकाल चल रहा हो, ठीक है, आपातकाल का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 352 के तहत जो आपात लगता है वो चल रहा हो, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 6 सप्ताह के लिए। तो लोकसभा यदि आपातकाल चल रहा हो, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि बता दूं, आपातकाल यदि चल रहा हो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। छठा प्रश्न, लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वनडे एग्जाम के लिए। किस लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं, बताइए आप लोग। तो लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र, लोकसभा राज्यसभा में महाराष्ट्र से, राजस्थान से, तमिलनाडु से या उत्तर प्रदेश से। इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, अर्थात उत्तर प्रदेश से। चूंकि लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वो जनसंख्या के आधार पर आते हैं, इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, इस कारण से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो हाईएस्ट प्रतिनिधि हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको मैं बता दूं कि एलएस यानी लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य आते हैं और राज्यसभा में आरएस में राज्यसभा में 31 सदस्य आते हैं उत्तर प्रदेश से। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से लोकसभा में 48 सदस्य आते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल से लोकसभा में 42 सदस्य आते हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न अब देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाता है उत्तर प्रदेश पीसीएस को लेके, जो कि अभी बहुत ही जल्दी 13 जून 2021 को प्रस्तावित है। 13 जून 2021 को लोकसभा 13 जून 2021 को होने वाली है उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। परिसीमन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा संसदीय क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद या गोरखपुर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप लोग उत्तर दीजिए, आप लोग सोचिए अपने मन में कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात गाजियाबाद। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। वर्तमान में लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? यानी एक लोकसभा का जो सांसद है या सांसद के निर्वाचन के लिए खड़ा है चुनाव में, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम कितना रुपए खर्च कर सकता है? 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए? जो सरकारी तौर पे निर्धारित की गई राशि है वो है बी, अर्थात 70 लाख रुपए एक निर्वाचन क्षेत्र में, एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि द्वारा खर्च किया जा सकता है, ठीक है। ये अलग बात है कि आजकल आप देखते हैं कि एक प्रतिनिधि 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, लेकिन सरकारी तौर पर उसे 70 लाख रुपए अधिकतम खर्च करने की छूट दी जाती है। आठवां के बाद अब 9वां प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हों, प्रश्नों की जो शैली है, प्रश्नों का जो स्तर है, तो आप वीडियो को लाइक करते चलें। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न बिना किसी देरी के। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? जो लोकसभा है उसका पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? आप लोग बताइए, 1937 में, 47 में या 1952 में या 1955 में? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, मन में सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952 में जो पहला आम चुनाव है स्वतंत्र भारत का आम चुनाव पहला जो हुआ वो 1952 में हुआ, ठीक है। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता होता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब ऐसे प्रश्न आए सीधा विदाउट क्वेश्चन मार्क, तो आप उसमें क्या लगाएं या कौन लगाएं, ठीक है, तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसमें जैसे प्रश्न है 10वां कि लोकसभा का नेता होता है, तो यहाँ पे आपने अगर लगा दिया कौन, तब आपको उत्तर मिल जाएगा। कौन होता है लोकसभा का नेता? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य या गृह मंत्री? तो लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है बी, अर्थात प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है
वो लोकसभा का नेता होता है। आपने देखा होगा एक लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है या नेता प्रतिपक्ष होता है, तो वैसे ही जो नेता होता है यानी पक्ष का जो नेता होता है वो है प्रधानमंत्री। आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव होता है, कैसे होता है लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सभी सांसदों द्वारा या लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा। तो 11वें प्रश्न का आप लोग उत्तर सोचिए क्या होगा। लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव होता है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सभी सांसदों द्वारा या लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा। इसका आंसर हो जाता है सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, सांसदों द्वारा इसका अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, 11वां प्रश्न के बाद अब 12वां प्रश्न की बारी है। आइए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12वां, इसको देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या संसद के वरिष्ठ सदस्य को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। वैसे ही जैसे राज्यसभा का जो सभापति होगा वो अपना त्यागपत्र राज्यसभा के उपसभापति को देगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा प्रश्न। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कैसे? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा या लोकसभा उपाध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा या लोकसभा उपाध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर जो हमें समझ आ रहा है वो हो जाएगा सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं 14वां प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर से संबंधित एक प्रश्न आता ही आता है आप लोगों को। मैं आपको अभी बताता हूँ क्या क्या करना है इसमें। पहले प्रश्न देखते हैं, इसके बाद प्रोटेम स्पीकर से संबंधित अन्य चीज़ें हम लोग देख लेंगे। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? राष्ट्रपति को सलाह देना, प्रधानमंत्री को सहयोग प्रदान करना, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना या फिर लोकसभा सदस्यों को विवाद की स्थिति में सदन से बाहर करना। तो इस प्रश्न का आप लोग यदि आंसर आ रहा हो आपको तो दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री को सहयोग प्रदान करना, राष्ट्रपति को सलाह देना या लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना या लोकसभा सदस्यों को विवाद की स्थिति सदन से बाहर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य जो होता है वो होता है प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, अच्छा अब आप लोग एक चीज़ और देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो होता कौन है? प्रोटेम स्पीकर पिछली जो लोकसभा होती है उसमें जो सदस्य होते हैं उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुन लिया जाता है। ठीक है, और उसी के माध्यम से जो नए जितने भी सदस्य आए होते हैं लोकसभा में उनको शपथ दिलाई जाती है और उस शपथ के बाद ही वो जितने सदस्य होते हैं वो अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया था, यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। मैंने खुद दिया था, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था, बिहार पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसलिए आपके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये प्रश्न आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 14वां प्रश्न यही केवल ऐसे ही याद नहीं रखना है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, बल्कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनाया जाता है और प्रोटेम स्पीकर को कैसे नियुक्त किया जाता है, क्या ये सारी चीज़ें आप लोग इसके जान लीजिएगा प्रोटेम स्पीकर के बारे में। ठीक है, 15वां प्रश्न अब देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग कब कर सकता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपने वोट का प्रयोग कब कर सकता है? किसी एक पक्ष को बहुमत मिलने पर दूसरे पक्ष में, वोट बराबर होने की स्थिति में या राष्ट्रपति के कहने पर, प्रधानमंत्री के आग्रह पर। तो आपको
15वें प्रश्न को उत्तर को समझना है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग कब कर सकता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ऐसे सामान्यतः अपने वोट का प्रयोग नहीं करता, यानी वोट कास्टिंग नहीं करता। लेकिन यदि किसी बिल पर, किसी विधेयक पर बहस होने के बाद जब उसमें वोटिंग होती है, तो वोटिंग में यदि दोनों पक्ष बराबर स्थिति में आ जाएं, मतलब दोनों में पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाएं, तब वो अपने वोट का प्रयोग करता है और वो स्वतंत्र है कि वो अपने वोट का प्रयोग किस पक्ष में करेगा। ठीक है, बिल के पक्ष में या विपक्ष में। तो 15वें प्रश्न के बाद अब देखते हैं 16वें प्रश्न को। आप लोग कृपया, आप लोग प्लीज़, आप लोग लाइक करते चले वीडियो को, आपको यदि पसंद आ रहा है वीडियो, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। बस आप लोग लाइक करें, दोस्तों को जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उसको, एक व्यक्ति को आप इस वीडियो को सेंड करें, ताकि वो भी आपके जैसा ही, मेरे जैसा ही नॉलेज गेन कर सके, जान सके चीज़ों को। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को अपने शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, देखते हैं 16वां प्रश्न। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपको लगता होगा मैं हर प्रश्न को बोलता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली मैं वैसे प्रश्नों को रखता ही हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि वेरी वेरी वेरी, जितनी बार आप वेरी लगा पाएँ बाद में लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी, BN राव जी, के मुंशी जी या VT कृष्णामाचारी जी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अर्थात इन्हीं को बोलते हैं GV मावलंकर। GV मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके साथ ही यदि लोकसभा में किसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो भी गणेश वासुदेव मावलंकर जी ही हैं। उनके खिलाफ लोकसभा में पहली और एकमात्र बार लोकसभा में उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो 16वां प्रश्न हमने देख लिया। BN राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। KM मुंशी भी उस समय संविधान सभा में थे। VT कृष्णामाचारी जो थे वो जो है राजस्थान की सभी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, 16वें प्रश्न के बाद 17वां प्रश्न अब देख लेते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो आप देखेंगे एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। मैं समझता हूँ इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर दे लेंगे। कृपया आप लोग जल्दी करें, इसका आंसर बताएं, अपने मन में सोचें क्या होगा। मैं आपको आंसर दे रहा हूं। 17वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी C, अर्थात मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। और आपने नाम सुना होगा KM मुंशी। नहीं, आपको मैं बता दूं कि मीरा कुमार जो हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थी। इसके अलावा एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। वहीं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, तो मीरा कुमार बिहार से संपर्क है, इनका संबंध है। और इनके पिता भी नेहरू जी की मंत्रिमंडल में काम कर चुके थे। ठीक है, जगजीवन राम, मैं आपको जो याद दिलाना चाह रहा था वो यही मुझे याद नहीं आ रहा था। इनके पिताजी का नाम जगजीवन राम था, जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। और इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था जो नेहरू जी की मंत्रिमंडल थी उसमें, 1946 वाली में। तो आप लोग इसको देखिएगा। 17वें के बाद अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? यानी ST, फर्स्ट इंडिया में, जस्ट 1 मिनट, ओके, यस, जो ST हैं, फर्स्ट ST लोकसभा अध्यक्ष कौन है? फर्स्ट ST लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत में लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन मुंडा, रामपाल उरांव या PA संगमा या सुरेश मीणा?
तो इसका आंसर आप लोग को यदि आता हो तो दीजिए, अदरवाइज मैं दे रहा हूं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात पी.ए. संगमा। ये मेघालय से थे और ये भारत के पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष बनने का इनको गौरव प्राप्त है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अर्जुन मुंडा झारखंड के रहने वाले हैं और ये अभी भी वर्तमान में राजनीति पे सक्रिय हैं। सुरेश मीणा के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मीणा जो होती है, मैं आपको बता दूं मीणा के बारे में मैं बताना चाह रहा था। मीणा राजस्थान की जनजाति होती है, ठीक है। उरांव झारखंड की जनजाति होती है, मुंडा भी झारखंड की जनजाति होती है, ठीक है। 19वां के बाद अब 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न देख लेते हैं 18 के बाद। इट इज़ आप लोगों के देखते हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई ज़रूरी नहीं आपको आए ही, लेकिन आज के बाद ज़रूर आएगा। लोकसभा में नेता, विपक्ष या प्रतिपक्ष दोनों शब्द यूज करते हैं हम। लोकसभा में नेता, विपक्ष या प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम किस वर्ष मान्यता दी गई? यानी लोकसभा में पहले नेता, विपक्ष या प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इसको बाद में हमने मान्यता दी। वो किस वर्ष में मान्यता दी गई? 1955 में, 1965 में, 1969 में या 1972 में? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आज से याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 1969 में पहली बार लोकसभा ने नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्रदान की, ठीक है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलें, कमेंट करते चलें। वीडियो पर आपको पसंद आ रहा हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। 20वां प्रश्न अब देख लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में, अब हमारे लोकसभा के प्रश्न पूरे हो गए हैं, 2-3 दिनों में हम लगातार इनको लोकसभा के सदस्य प्रश्नों को कर रहे थे। अब देखते हैं राज्यसभा यहाँ से शुरू हो रही है 20वें प्रश्न से। तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है वनडे एग्जाम के हिसाब से, इसलिए इसको रखा है कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 230, 245, 250 या 253? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 250 मेंबर्स हैं अभी राज्यसभा में। कुल 250 मेंबर्स, कितने? 250 मेंबर, ठीक है। अब आपको मैं आगे ले चलता हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न 21वां प्रश्न अब देखते हैं कौन सा है। 21वां प्रश्न, ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को आता हो तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? केवल 2 सदस्यों को, केवल 10 सदस्य को, केवल 12 सदस्य को, या वर्तमान में एक भी सदस्य को नहीं? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो कि शिक्षा से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, खेल से जुड़े हो सकते हैं, या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। जैसे खेल से संबंधित पहली बार जो जोड़ा गया वो है सचिन तेंदुलकर को खेल से संबंधित मनोनीत किया गया सदस्य के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में खेल से संबंधित, वो है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि राज्यसभा के अलावा लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, जो कि आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि जो हों। लेकिन वर्तमान में अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र को स्वतंत्र हुए हमें, हमारे संविधान को लागू हुए करीब 70 साल हो गए हैं। इसलिए अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत हो सकते थे उसको समाप्त कर दिया गया है, अब केवल राज्यसभा में लागू है, ठीक है। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं? मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रश्नों में कौन, क्या, कैसे, ऐसे लगा के आप इसका आंसर पा सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे? राज्यसभा राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, बी है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सी है राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या डी है राज्य विधान मंडल द्वारा। तो इसका आंसर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? तो वो बी, अर्थात राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था। 23वां प्रश्न देख लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 2 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का? आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से देना है और सही इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों को जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, 23वां के बाद 24वां प्रश्न देखिए, वो 24वां प्रश्न ही आ गया, वही प्रश्न आ गया कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं? कितने सदस्य? 1/2 सदस्य यानी 50% सदस्य, या 1/4 सदस्य, 1/3 सदस्य, या 3/4 सदस्य। अभी जस्ट मैंने बताया, इसका उत्तर आप लोग गलत मत कीजिए। 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य यानी 33% सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ ये प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। 25वां प्रश्न है, किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? कोई नई अखिल भारतीय सर्विस, अखिल भारतीय सर्विस का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस का मतलब यही हुआ कि ऐसी सर्विस जिसमें आपको पूरे देश में कहीं भी सेवा देने का मौका मिले, तो उसको बोलते हैं अखिल भारतीय सर्विस। जैसे आज आप देखें तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस वगैरह जो हैं, ये जो सर्विस हैं, ये तीनों सर्विसेज ये अखिल भारतीय स्तर की सर्विसेज हैं, यानी इनमें सिलेक्शन होने के बाद आपको कहीं भी भारत भर में कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? संसद के पास, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास या राष्ट्रपति के पास? तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, राज्यसभा के पास है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि संसद को राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कितने में? आर्टिकल 249 में। ठीक है, आर्टिकल 249 में राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और तो ये 25 प्रश्न आज के थे, और मैं समझता हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग इनको देखिएगा, दोहराते रहिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।